नमस्कार। स्वागत है आपका आराधना चैनल पे। तो कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि गेसु सुधा से मिलने उसके घर आती है और चंदर सुधा के लिए मास्टर भी ले आता है। अब आगे। एक गमकदे की शाम, मन उदास, तबीयत उचटी सी, सितारों की रोशनी फीकी लग रही थी। मार्च की शुरुआत थी, फिर भी जाने शाम इतनी गर्म थी या सुधा को इतनी बेचैनी लग रही थी। पहले वह जाकर सामने के लॉन में बैठी, लेकिन सामने के मौलसीरी के पेड़ में छोटी छोटी गौरियों ने मिलकर इतनी जोर से चहचहाना शुरू किया कि उसकी तबीयत घबरा उठी। वह इस वक्त एकांत चाहती थी और सबसे बढ़कर सन्नाटा चाहती थी, जहाँ कोई ना बोले, कोई बात ना करे, सभी खामोशी में डूबे हुए हों। वह उठकर टहलने लगी। जब लगा कि पैरों में ताकत ही नहीं रही तो फिर लेट गई हरी हरी घास पर। मंगलवार की शाम थी और अभी तक पापा नहीं आए थे। आना तो दूर, पापा या चंदर के हाथ के एक पुर्जे के लिए तरस गई थी। किसी ने यह भी नहीं लिखा कि वे लोग कहाँ रह गए हैं या कब तक आएंगे। किसी को भी सुधा का ख्याल नहीं। शनिवार या इतवार को तो वह हर रोज़ खाना खाते वक्त रोई। चाय पीना तो उसने उसी दिन छोड़ दिया था। सोमवार को सुबह पापा नहीं आए तो वह इतना फूट फूट कर रोई कि महाराजिन को सेकती हुई रोटी छोड़कर चूल्हे की आंच निकाल कर सुधा को समझाने आना पड़ा। और सुधा की रुलाई देखकर तो महाराजिन के हाथ पांव ढीले हो गए थे। उसकी सारी डांट हवा हो गई थी और वो सुधा का मुंह ही मुंह देखती थी। कल से कॉलेज भी नहीं गई थी और दोनों दिन इंतज़ार करती रही कि कहीं दोपहर को पापा ना आ जाएं। गेसु से भी 2 दिन से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन मंगलवार को दोपहर तक जब कोई खबर ना आई तो उसकी घबराहट बेकाबू हो गई। इस वक्त उसने बिसरिया से भी कोई बात नहीं की थी। आधा घंटा पढ़ने के बाद उसने कहा कि उसके सिर में दर्द हो रहा है और उसके बाद खूब रोई। उसके बाद उठी, चाय पी, मुंह हाथ धोया और सामने के लॉन में टहलने लगी। फिर लेट गई हरी हरी घास पर। बड़ी ही उदास शाम थी और क्षितिज की लाली के होठ भी स्याह पड़ गए थे। बादल सांस रोके पड़े थे और खामोश सितारे टिमटिमा रहे थे। बगलों की धुंधली धुंधली कतारें पर मारती हुई गुजर रही थी। सुधा ने एक लंबी सांस लेकर सोचा कि अगर वह चिड़िया होती तो एक क्षण में उड़कर जहाँ जाती वहाँ की खबर ले आती। पापा इस वक्त घूमने गए होंगे। चंदर अपने दोस्तों की टोली में बैठा रंगरेलिया कर रहा होगा। वहाँ भी दोस्त बना लिए होंगे उसने। बड़ा बातूनी है चंदर और बड़ा मीठे स्वभाव का। आज तक किसी से सुधा ने उसकी बुराई नहीं की। सभी इसको प्यार करते थे, यहाँ तक कि महाराजिन जो सुधा को हमेशा डांटती रहती थी, चंदर का हमेशा पक्ष लेती थी और सुधा हरेक से पूछ लेती थी कि चंदर के बारे में उसकी क्या राय है। लेकिन सब लोग जितनी चंदर की तारीफ करते वह उतना अच्छा उसे नहीं समझती थी। आदमी की परख तब होती है जब दिन रात बढ़ते। चंदर उसका ऊन कभी नहीं ला कर देता था। बादामी रंग का रेशम मंगवाओ तो केसरिया रंग का ला देता था। इतने नक्शे बनाता रहता और सुधा ने हमेशा उससे कहा कि मेज पोस्ट की कोई डिज़ाइन बना दो तो उसने कभी नहीं बनाई। एक बार तो सुधा ने बहुत अच्छी वायल कानपुर से मंगवाई और चंदर ने कहा, लाओ यह बहुत अच्छी है, इस पर हम किनारे की डिज़ाइन बना देंगे। और उसके बाद उसने उसमें तमाम पान जैसा जाने क्या बना दिया। और जब सुधा ने पूछा यह क्या है तो बोला यह लंका का नक्शा है। जब सुधा बिगड़ी तो बोला लड़कियों के हृदय में रावण से मेघनाथ तक करोड़ों राक्षसों का वास होता है, इसलिए उनकी पोशाक में लंका का नक्शा ज़्यादा सुशोभित होता है। मारे गुस्से के सुधा ने वह धोती अपनी मालिन को दे डाली थी। यह सब बातें तो किसी को मालूम नहीं। उनके सामने तो ज़रा सा कपूर साहब हंस दिए, 4 मजाक की बातें कर दी, छोटे मोटे उनके काम कर दिए, मीठी बातें कर ली और सब समझे कपूर तो बिल्कुल गुलाब के फूल है। लेकिन कपूर साहब एक तीखे कांटे हैं जो दिन रात सुबह के मन में चुभते रहते हैं। यह तो दुनिया को मालूम नहीं। दुनिया क्या जाने कि सुधा कितनी परेशान रहती है चंदर की आदतों से।
अगर दुनिया को मालूम हो जाए तो कोई भी चंदर की ज़रा सी तारीफ ना करे, सब सुधा को ही ज़्यादा अच्छा कहें। लेकिन सुधा कभी किसी से कुछ कहती नहीं, मगर आज उसका मन हो रहा है कि किसी से चंदर की मन भर कर बुराई कर ले और उसका मन बहुत हल्का हो जाए। चलो बिटिया रानी, तई खाए ले, फिर भीतर लेटो, अबहिन लेटे का बखत नहीं आवा। सहसा महाराज ने आकर सुधा की स्वप्न श्रृंखला तोड़ते हुए कहा, अब हम नहीं खाएंगे, भूख नहीं। सुधा ने अपने सुनहले सपनों में ही डूबी हुई बेहोश आवाज में कहा, खाए ले बिटिया, खाए पिए छोड़े से कसस काम चली, अब उठो। महाराज ने बड़े दुलार से कहा। सुधा पीछा छुड़ाने की आशा न देखकर उठ गई और चल दी खाने। कौर उठाते ही उसकी आंख में आंसू छलक आए, लेकिन अपने को रोक लिया उसने। दूसरों के सामने अपने को बहुत शांत रखना आता था उसे। 2 कौर खाने के बाद वह महाराजिन से बोली, आज कोई चिट्ठी तो नहीं आई? नहीं बिटिया, आज तो दिन भर घरे में रहे हो, महाराजी ने पराठे उलटते हुए जवाब दिया। काहे बिटिया, बाबूजी कुछ हो नहीं लिखिन तो छोटे बाबू तो लिख देते। अरे महाराजिन, यही तो हमारी जान का रोना है, हम चाहें रो रो कर मर जाएं, मगर ना पापा को ख्याल ना पापा के शिष्य को। और चंदर तो ऐसे खराब हैं कि हम क्या करें, ऐसे स्वार्थी हैं अपने मतलब के बस। सुबह शाम आए, हम या पापा ना मिले तो आफत ढा देंगे। बहुत घूमने लगी हो तुम, बहुत बाहर कदम निकल गया तुम्हारा। और सच पूछो तो चंदर की वजह से हमने सब जगह आना जाना बंद कर दिया, और खुद है कि आज लखनऊ, कल कलकत्ता, और एक चिट्ठी भेजने तक का वक्त नहीं मिलता। अभी हम ऐसे करते तो हमारी जान नोच खाते। और पापा को देखो, उनके दुलारे उनके साथ हैं तो बस, और किसी की फिक्र ही नहीं। और तुम महाराजिन, चंदर को तो कभी कुछ चाय वाय बना के देना मत। काहे बिटिया, काहे कोसत हो? कैसा चांद से तो है छोटे बाबू, और कैसा हंस के बातें करत है। माई का जाने कैसे हियाब पड़ा कि उन्हें अलग कह दीस। बेचारा होटल में जाने कैसे रोटी खात होई। उन्हें हियन बुलाए लेव तो अपने हाथ की खिलाई के 2 महीना में मोटा कर देव। हमें तो से ज़्यादा उसकी ममता लगत है। बीबी जी, बाहर एक मेम पूछत है, यहाँ कोनो डॉक्टर रहत है? हम कहा नहीं, यहाँ तो बाबूजी ही रहत है। तो कहत हैं नहीं, यही मकान आए। मालिन ने सहसा आकर बहुत स्वतंत्र स्वरों में कहा। बैठाओ ने, हम आते हैं, सुधा ने कहा, और जल्दी जल्दी खाना शुरू किया और जल्दी जल्दी खत्म कर दिया। बाहर जाकर उसने देखा तो नील कांटे के झाड़ से टिकी हुई एक बाइसाइकिल रखी थी और एक ईसाई लड़की लॉन पर टहल रही थी। होगी करीब 24-25 बरस की, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी। कहिए, आप किसे पूछ रही हैं? सुधा ने अंग्रेजी में पूछा। मैं डॉक्टर शुक्ला से मिलने आई हूँ, उसने शुद्ध हिंदुस्तानी में कहा। वे तो बाहर गए हैं और कब आएंगे कुछ पता नहीं। कोई ख़ास काम है आपको? सुधा ने पूछा। नहीं, यूं ही मिलने आ गई। आप उनकी लड़की हैं? उसने साइकिल उठाते हुए कहा। जी हाँ, लेकिन अपना नाम तो बताती जाइए। मेरा नाम कोई महत्वपूर्ण नहीं, मैं उनसे मिल लूँगी। और हाँ, आप उसे जानती हैं, मिस्टर कपूर को? आहा, आप पम्मी हैं, मिस डिक्रूज़। सुधा को एकदम ख्याल आ गया। आइए आइए, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, चलिए बैठिए। सुधा ने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उसकी साइकिल पकड़ ली। अच्छा अच्छा चलो, कहकर पम्मी जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। मिस्टर कपूर रहते कहाँ हैं? पम्मी ने बैठने से पहले पूछा। रहते तो वे चौक में हैं, लेकिन आजकल तो बेबी पापा के साथ बाहर गए हैं। वह तो आपकी एक दिन बहुत तारीफ़ कर रहे थे, बहुत तारीफ़। इतनी तारीफ़ किसी लड़की की करते हुए तो हमने सुना नहीं। सचमुच? पम्मी का चेहरा लाल हो गया। वह बहुत अच्छे हैं। थोड़ी देर तक पम्मी चुप रही, फिर बोली, क्या बताया था उन्होंने हमारे बारे में? ओह तमाम। एक दिन शाम को तो हम लोग आप ही के बारे में बातें कर रहे थे। आपके भाई के बारे में बताते रहे, फिर आपके काम के बारे में बताया कि आप कितना तेज़ टाइप करती हैं। फिर आपकी रुचियों के बारे में बताया कि आपको साहित्य से बहुत शौक़ नहीं है
और आप शादी से बेहद नफ़रत करती हैं और आप ज़्यादा मिलती जुलती नहीं, बाहर आती जाती नहीं। और मिस्टर क्रूज़, ना, आप पम्मी कहिए मुझे। हाँ, तो मिस पम्मी, शायद आप उसे इतनी अच्छी लगी कि आप कहीं आती जाती नहीं। वह लड़कियों का आना जाना और आज़ादी बहुत नापसंद करता है, सुधा बोली। नहीं, वह ठीक सोचता है, पम्मी बोली। मैं शादी और तलाक के बाद इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि 14 बरस से 34 बरस तक लड़कियों को बहुत शासन में रखना चाहिए, पम्मी ने गंभीरता से कहा। एक ईसाई मैम के मुंह से यह बात सुनकर सुधा दंग रह गई। क्यों? उसने पूछा। इसलिए कि इस उम्र में लड़कियां बहुत नादान होती हैं और जो कोई भी 4 मीठी बातें करता है तो लड़कियां समझती हैं कि इससे ज़्यादा प्यार उन्हें कोई नहीं करता। और इस उम्र में जो भी ऐरा गैरा उनके संसर्ग में आ जाता है वे उसे प्यार का देवता समझने लगती हैं। और नतीजा यह होता है कि वे ऐसे जाल में फंस जाती हैं कि ज़िंदगी भर उससे छुटकारा नहीं मिलता। मेरा तो यह विचार है कि या तो लड़कियां 34 बरस के बाद शादियां करें जब वे अच्छा बुरा समझने के लायक हो जाएं। नहीं तो मुझे हिंदुओं का कायदा सबसे ज़्यादा पसंद आता है कि 14 बरस के पहले ही लड़की की शादी कर दी जाए और उसके बाद उसका संसर्ग उसी आदमी से रहे जिसे उसे ज़िंदगी भर निवाह करना है और अपने विकास क्रम से दोनों ही एक दूसरे को समझते चलें। लेकिन यह तो सबसे भद्दा तरीका है कि 14 और 34 बरस के बीच में लड़की की शादी हो जाए या उसे आज़ादी दी जाए। मैंने तो स्वयं अपने ऊपर बंधन बांध लिए थे। तुम्हारी तो शादी अभी नहीं हुई? नहीं। बहुत ठीक, तुम 34 बरस के पहले शादी मत करना। अच्छा हाँ, और क्या बताया चंदर ने मेरे बारे में? और तो कुछ खास नहीं। हाँ, यह कह रहा था आपको चाय और सिगरेट बहुत अच्छी लगती है। ओहो, देखिए मैं भूल ही गई। लीजिए सिगरेट मंगवाती हूँ। और सुधा ने घंटी बजाई। नहीं, रहने दीजिए, मैं सिगरेट छोड़ रही हूँ। क्यों? इसलिए कि कपूर को अच्छा नहीं लगता और अब वह मेरा दोस्त बन गया है और दोस्ती में एक दूसरे से निवाह करना ही पड़ता है। उसने आपसे यह नहीं बताया कि मैंने उसे दोस्त मान लिया है? पम्मी ने पूछा। जी हाँ, बताया था। अच्छा, तो चाय लीजिए। हाँ हाँ, चाय मंगवा लीजिए। आपका कपूर से क्या संबंध है? पम्मी ने पूछा। कुछ नहीं, मुझसे भला क्या संबंध होगा उनका? जब देखिए तो बिगड़ते रहते हैं मुझ पर। और बाहर गए हैं और आज तक कोई खत नहीं भेजा। ये कहीं संबंध है? नहीं, मेरा मतलब आप उनसे घनिष्ठ हैं। हाँ, कभी वह छिपाते तो नहीं मुझसे कुछ। क्यों? तब तो ठीक है, सच्चे दिल के आदमी मालूम पड़ते हैं। आप तो यह बता सकती हैं कि उन्हें क्या क्या चीज़ें पसंद है? हाँ, उन्हें कविता पसंद है। बस कविता के बारे में बात ना कीजिए, कविता सुना दीजिए उन्हें या कविता की किताब दे दीजिए। और उनको सुबह घूमना पसंद है, रात को गंगा जी की सैर करना पसंद है, सिनेमा तो बेहद पसंद है। और क्या? हाँ, चाय की पत्ती का हलवा पसंद है। यह क्या होता है? मेरा मतलब है बिना दूध की चाय उन्हें पसंद है। अच्छा, देखिए आप सोचेंगी कि मैं इस तरह से मिस्टर कपूर के बारे में पूछ रही हूँ जैसे मैं कोई जासूस हूँ, लेकिन असल बात मैं आपको बता दूँ, मैं पिछले 2-3 साल से अकेली रहती रही, किसी से भी नहीं मिलती जुलती थी। उस दिन मिस्टर कपूर गए तो पता नहीं क्यों मुझ पर प्रभाव पड़ा। उनको देखकर ऐसा लगा कि यही वो आदमी है जिसमें दिल की सच्चाई है, जो आदमियों में बिल्कुल नहीं होती। तभी मैंने सोचा इनसे दोस्ती कर लूं। लेकिन चूंकि एक बार दोस्ती करके विवाह और विवाह के बाद अलगाव मैं भोग चुकी हूँ, इसलिए इनके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लेना चाहती हूँ। लेकिन दोस्त तो अब बना ही चुकी हूँ। चाय आ गई थी और पम्मी ने सुधा के प्याले में चाय डाली। ना, मैं तो अभी खाना खा चुकी हूँ, सुधा बोली। पम्मी ने 2-3 चुस्कियों के बाद कहा, आपके बारे में चंदा ने मुझसे कहा था।
कहा होगा। सुधा मुंह बिगाड़ कर बोली, मेरी बुराई कर रहे होंगे और क्या। पम्मी चाय के प्याले से उठते हुए धुएं को देखती हुई अपने ही ख्याल में डूबी थी। थोड़ी देर बाद बोली, मेरा अनुमान गलत नहीं होता। मैंने कपूर को देखते ही समझ लिया था कि यही मेरे लिए उपयुक्त मित्र है। मैंने कविता पढ़नी बहुत दिनों से छोड़ दी, लेकिन किसी कवयित्री ने, शायद मिसेस ब्राउनिंग ने कहीं लिखा था कि वह मेरी ज़िंदगी में रोशनी बनकर आया। उसे देखते ही मैं समझ गई कि यह वह आदमी है जिसके हाथ में मेरे दिल के सभी राज सुरक्षित रहेंगे। वह खेल नहीं करेगा और प्यार भी नहीं करेगा। ज़िंदगी में आकर भी ज़िंदगी से दूर और सपनों में बंधकर भी सपनों से अलग। यह बात कपूर पर बहुत लागू होती है। माफ़ करना मिस सुधा, मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि आप इनकी घनिष्ठ हैं और आप इन्हें बतला देंगी कि मेरा क्या ख्याल है उनके बारे में। अच्छा, अब मैं चलूँगी। बैठिए ना, सुधा बोली। नहीं, मेरा भाई अकेला खाने के लिए इंतज़ार कर रहा होगा। उठते ही पम्मी ने कहा, आप बहुत अच्छी हैं। इस वक्त आप आई तो मैं थोड़ी सी चिंता भूल गई, वरना मैं 3 दिन से उदास थी। बैठिए, कुछ और चंदर के बारे में बताइए ना। अब नहीं, वह अपने ढंग का अकेला आदमी है, या मैं कह सकती हूँ, ओह तुम्हारी आंखें तो बड़ी सुंदर हैं, देखूं। और छोटे बच्चे की तरह उसके मुंह को हथेलियों से ऊपर उठाकर पम्मी ने कहा, बहुत सुंदर आंखें हैं। माफ़ करना, मैं कपूर से भी इतनी ही बेतकल्लुफ़ हूँ। सुधा झेप गई। उसने आंखें नीची कर लीं। पम्मी ने अपनी साइकिल उठाते हुए कहा, कपूर के साथ आप आइएगा। और आपने कहा था कपूर को कविता पसंद है। जी हाँ, गुड नाइट। जब पम्मी बंगले पर पहुंची तो उसकी साइकिल के कैरियर में अंग्रेज़ी कविता के 5-6 ग्रंथ बंधे थे। 8 बज चुके थे। सुधा जाकर अपने बिस्तर पर लेटकर पढ़ने लगी। अंग्रेज़ी कविता पढ़ रही थी। अंग्रेज़ी लड़कियां कितनी आज़ाद और स्वच्छंद होती होंगी। जब पम्मी, जो ईसाई है, इतनी आज़ाद है, उसने सोचा, और पम्मी कितनी अच्छी है। उसकी बेतकल्लुफ़ी में भोलापन तो नहीं है, पर सरलता बेहद है। बड़ा साफ दिल है, कुछ छिपाना नहीं जानती। और सुधा से सिर्फ 5-6 साल बड़ी है, लेकिन सुधा उसके सामने बच्ची लगती है। कितना जानती है पम्मी, और कितनी अच्छी समझ है उसकी। और चंदर की तारीफ करते नहीं थकती। चंदर के लिए उसने सिगरेट छोड़ दी। चंदर उसका दोस्त है। इतनी पढ़ी लिखी लड़की के लिए रोशनी का देवदूत है। सचमुच चंदर पर सुधा को गर्व है, और उसी चंदर से वह लड़ झगड़ लेती है, इतनी मान मनुहार कर लेती है, और चंदर सब बर्दाश्त कर लेता है। वरना चंदर के इतने बड़े बड़े दोस्त हैं और चंदर की इतनी इज्जत है। अगर चंदर चाहे तो सुधा की रत्ती पर परवाह ना करे, लेकिन चंदर सुधा की भली बुरी बात बर्दाश्त कर लेता है। और वह कितना परेशान करती है चंदर को। कभी अगर सचमुच चंदर बहुत नाराज़ हो गया और सचमुच हमेशा के लिए बोलना छोड़ दे, तब क्या होगा? या चंदर यहाँ से कहीं चला जाए, तब क्या होगा? खैर, चंदर जाएगा तो नहीं इलाहाबाद छोड़कर, लेकिन अगर वह खुद कहीं चली गई, तब क्या होगा? वह कहाँ जाएगी? अरे पापा को मनाना तो बाएं हाथ का खेल है, और ऐसा प्यार वह करेगी नहीं कि शादी करनी पड़े। लेकिन यह सब तो ठीक है, पर चंदर ने चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? क्या नाराज होकर गया है? जाते वक्त सुधा ने परेशान तो बहुत किया था। होल डॉल की पेटी का बक्सुआ खोल दिया था, और उठाते ही चंदर के हाथ से सब कपड़े बिखर गए। चंदर कुछ बोला नहीं, लेकिन जाते समय उसने सुधा को डांटा भी नहीं, और न ही यही समझाया कि घर का ख्याल रखना, अकेले घूमना मत, महाराजिन से लड़ना मत, पढ़ती रहना। इससे सुधा समझ तो गई कि वह नाराज है, लेकिन कुछ कहा नहीं। लेकिन चंदर को खत तो भेजना चाहिए था, चाहे गुस्से का ही खत क्यों ना होता। बिना खत के मन कितना घबरा रहा है। और क्या यह चंदर को मालूम नहीं होगा? यह कैसे हो सकता है?
जब इतनी दूर बैठे हुए सुधा को मालूम हो गया कि चंदर नाखुश है, तो क्या चंदर को मालूम नहीं होगा कि सुधा का मन उदास हो गया है? ज़रूर मालूम होगा। सोचते सोचते सुधा को जाने कब नींद आ गई और नींद में उसे पापा या चंदर की चिट्ठी मिली या नहीं, या तो नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे यह सारी सृष्टि एक बिंदु से बनी और एक बिंदु में समा गई, उसी तरह सुधा की या भादों की घटाओं जैसे फैली हुई बेचैनी और गीली उदासी एक चंदर के ध्यान से उठी और उसी में समा गई। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग में। तो कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल आराधना के साथ और कमेंट करिए हमें उन किताबों के नाम जो आप सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।